नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की अति सक्रियता ने इस समय देश के नागरिकों की पेशानी पर चिंता की लकीरें उत्पन्न कर दी हैं और ये अति सक्रियता अनेक मामलों में लगातार दिखाई दे रही है। आप देखिए, ताजा मामला है वक्फ कानून का, जिसके खिलाफ दुनिया भर की याचिकाएं लेकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उनमें उन याचिकाओं में एक याचिकाकर्ता तो ऐसे थे कि संसद से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भी नहीं भेजा गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी तब तक नहीं हुए थे, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाल दी। और आप ये देखिए कि उस याचिका को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया और इसी के साथ जितनी याचिकाएं इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, ना सिर्फ उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, बल्कि सुनवाई के लिए भी उन्हें बेहद नजदीकी तारीखें देने से भी सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन आप देखिए, ये अति सक्रियता कुछ अलग मामलों में ही क्यों होती है, कुछ अलग लोगों के लिए ही क्यों होती है। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जब कभी भी बहुसंख्यक यानी हिंदू वर्ग का कोई मामला होता है, तब यही हमारी अदालतें, यही हमारे कोर्ट्स उसको अलग तरह से टैकल करते हैं। और जब यही इसी तरह के मामले या किसी भी तरह के मामले मुस्लिम पक्ष के खिलाफ होते हैं या मुस्लिम पक्ष संबंधित होते हैं, तो उसमें हमारे न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट्स की सक्रियता दूसरी तरह की होती है। अब आप देखिए कि इसी तरह से 2013 में सरदार मनमोहन सिंह की सरकार ने जो सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाला वक्फ कानून देश के ऊपर 2013 में थोपा था, जिसके ज्यादातर प्रावधान गैर संवैधानिक थे, गैर कानूनी थे, जिसमें इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी कि जो भारतीय संविधान की किसी भी भावना से मेल नहीं खाती। उसके खिलाफ जब याचिकाकर्ता लगभग 141 वकीलों ने अलग अलग हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की और जब वो याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरह से डांट कर भगा दिया, या कहिए कि उनकी बात सुनने से इनकार करते हुए उनको कह दिया कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गए, आपको तो हाई कोर्ट में जाना चाहिए, पहले हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और जब वहां से फैसला आ जाएगा उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। यानी ये देखिए कि वे सारी 141 याचिकाएं 2013 से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ना सुनी गई और ना ही उनको किसी तरह एड्रेस किया गया। वो सभी याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर धूल फाक रही हैं। तो अब ये अति सक्रियता दिखाती है कि जब मामला मुसलमानों के पक्ष में था, तब हमारे सुप्रीम कोर्ट का रवैया बिल्कुल अलग था और अब जब याचिकाकर्ता सारे के सारे लगभग मुसलमान हैं या याचिकाकर्ता इस कानून के खिलाफ हैं, तो इनको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा है। एक बात तो मेरे दिल में वैसे भी आती है, चलिए सुप्रीम कोर्ट का तो जो रवैया इसके लिए है वो है ही, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि जिस समय 2013 में ये असंवैधानिक कानून के ऊपर बहस चल रही थी संसद के अंदर, तो उस समय भाजपा के 116 सांसद थे और यदि पूरे एनडीए को देखा जाए तो उसके कुल मिलाकर 159 यानी 159 सांसद थे। लेकिन उस दौरान बहस के अंदर उन्होंने कुछ तीखी बातें कही हों या इस बिल के खिलाफ उन्होंने बोला हो, ऐसा तो मुझे रिकॉर्ड में अभी तक नहीं मिला है। और ना ही इस बिल के खिलाफ भाजपा के तत्कालीन सांसद ना सुप्रीम कोर्ट गए और ना ही हाई कोर्ट गए और ना ही किसी अन्य मंच से उन्होंने जनता को, हिंदू जनता को ये जागृत करने का भी प्रयास नहीं किया कि इस समय का ये वक्फ कानून जो मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया है, ये किस कदर हिंदुओं के लिए घाती है, देश के लिए नुकसानदायक है। अब आप देखिए कि उस कानून के पास होने के बाद
वक्फ बोर्ड ने कितनी संपत्तियों पर कब्जे किए, लेकिन उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए चिंता का विषय नहीं था। अब अति सक्रियता का दूसरा मामला देखिए, तमिलनाडु सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ के फैसले को आप देखिए कि एक तरह से उन्होंने संविधान की संरक्षक राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि राज्यपाल तक को आदेश देने की उन्होंने एक तरह से कोशिश की है, जो संवैधानिक हिसाब से बिल्कुल सही बात नहीं कही जा सकती। उन्होंने राष्ट्रपति को और राज्यपाल को एक समय सीमा निर्धारित करने, समय सीमा के अंदर फैसला करने के लिए उन्होंने एक तरह से आदेश जारी किया है। इस पर भी देश के अंदर बहुत तीखी बहस चल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस पर अपनी चिंता जता चुके हैं। देश भर के प्रबुद्ध वर्ग के अंदर इस फैसले को लेकर एक तरह से असंतोष है, लेकिन लगता है कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने, वहां बैठे हुए जजेस ने सरकार के हर कार्य क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण करने की ठान रखी है। समय समय पर वो इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, इस तरह के फैसले देते रहते हैं जिनकी कल्पना अब से पहले नहीं की गई थी, या जो एक तरह से बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि उनका ये विधायिका के क्षेत्र में सीधा साधा अतिक्रमण है। लेकिन चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, तो लगता है कि इनका कुछ सकारात्मक नतीजा भी जरूर निकलेगा। इसी के साथ आप देखिए कि जनता के अंदर असंतोष क्यों पैदा होता है। अब आप देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के यहाँ आग लगने के दौरान नोटों से भरी हुई बोरियां देखी गई। बाकायदा उनका वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पब्लिश किया गया, मीडिया में दिया गया, और उसके बाद जो कार्रवाई जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ होनी चाहिए थी, उस पर एक तरह से लीपापोती करने की पूरी कोशिश की गई। उनके खिलाफ किसी तरीके की जांच नहीं की गई, उनके खिलाफ एफआईआर करने की अनुमति नहीं दी गई, एफआईआर करने का आदेश नहीं दिया गया। जबकि यही कांड यदि किसी आम नागरिक के साथ हुआ होता या किसी नौकरशाह के साथ हुआ होता, तब भी क्या हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का रवैया यही होता? इन चीज़ों से कभी कभी मन जनता का बहुत खिन्न होता है। और आप देखिए कि एफआईआर भी दर्ज नहीं की है, किसी सक्षम जांच एजेंसी को जांच नहीं सौंपी है, और जांच के नाम पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जजों की जांच दल बना दिया है जो इसकी जांच कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बताएंगे कि इनकी जांच करने का आखिर औचित्य क्या है, ये इस विषय में क्या स्पेशलिटी रखते हैं और किस तरह से ये जांच करेंगे, किन बिंदुओं पर जांच करेंगे? ये बात भी तो सुप्रीम कोर्ट को बतानी चाहिए थी। और क्या ये बेहतर नहीं होता कि तुरंत एफआईआर कराकर देश की किसी सक्षम एजेंसी को, किसी पेशेवर एजेंसी को इसकी जांच का जिम्मा दिया जाता, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता। लेकिन इस मामले में जिस तरह की लीपापोती नजर आ रही है, वो लीपापोती देश के लिए कोई शुभ संकेत तो कतई नहीं है, और खासकर न्यायालय की प्रतिष्ठा इससे बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं। और इसके अतिरिक्त अनेक मौक़ों पर हम देख चुके हैं कि सरकार के खिलाफ टिप्पणी करना, सरकार के बनाए कानूनों की समीक्षाएं करने बैठ जाना, या किसी भी एक याचिका के माध्यम से कानून को लागू होने से रोक देना, ये एक तरह से एक ट्रेंड जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के लिए मोदी सरकार 2014 में एनजेएसी बिल लेकर आई थी। एनजेएसी कानून मोदी सरकार ने बनाया था कि ताकि न्यायपालिका के अंदर नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हो सके, काबिल जजों की नियुक्ति हो सके, और पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत यदि इस तरह की नियुक्ति होंगी तो देश का विश्वास न्यायपालिका पर बढ़ेगा। लेकिन हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को ही पूरी तरह से अवैध बता दिया और उसको रद्द कर दिया। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की ये मनमानियां कब तक चलेंगी, किस स्तर तक चलेंगी,
और आखिर इनका कभी कोई हल होगा कि नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।